हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिफरोज सिंह में। दोस्तों, आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आज के वीडियो में हम फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें फ्रांस की क्रांति के परिणाम को पढ़ेंगे। इसके पूर्व फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि और फ्रांस की क्रांति के कारण का हम अध्ययन कर चुके हैं। संसार में जो भी क्रांति होती है, प्रत्येक क्रांति की कोई ना कोई पृष्ठभूमि होती है। प्रत्येक क्रांति को प्रभावित करने वाले प्रेरक क्रांतिकारी विचारक होते हैं। फ्रांस की क्रांति को भी प्रभावित करने वाले 3 विचारकों में वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू और रूसो का महत्वपूर्ण स्थान आता है। फ्रांस की क्रांति के विषय में कहा जाता है कि फ्रांस की क्रांति ने ही संसार को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत जितना उस समय प्रासंगिक था, उतना ही आज भी प्रासंगिक है। दुनिया के सभी लोकतंत्रों में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत को समाहित किया गया है। फ्रांस की क्रांति ने न केवल यूरोप को बल्कि दुनिया के सभी महाद्वीपों को प्रभावित किया और आगे चलकर फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लेकर दुनिया के बहुत से देश स्वतंत्र हुए। तो फ्रांस की क्रांति के कारण को हम देख चुके हैं, फ्रांस की क्रांति की पृष्ठभूमि को देख चुके हैं। आज हम परिणाम को देखते हैं। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई और 1789 में जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस की क्रांति के कुछ न कुछ तो परिणाम निकले होंगे। उन परिणामों को आज हम देखते हैं। फ्रांस की क्रांति का पहला परिणाम है निरंकुश राजतंत्र का अंत। अब इस निरंकुश राजतंत्र का अंत कैसे हुआ, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। फ्रांस में 1774 में लुई 16वां सम्राट बनता है और लुई 16वां जब सम्राट बनता है तो फ्रांस का राजकोष उसे खाली मिलता है, क्योंकि इसके पूर्व के शासकों ने फ्रांस को बहुत से युद्ध में झोंका, जिसके कारण से फ्रांस की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली गई। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रांस का समाज 3 भागों में विभाजित था। प्रथम स्टेट जिसमें पादरी वर्ग शामिल था, द्वितीय स्टेट जिसमें कुलीन वर्ग शामिल था और तृतीय स्टेट जिसमें कुछ अमीर और गरीब लोग शामिल थे। ये ऊपर के 2 वर्ग जो थे, ये किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते थे। वो सारा टैक्स का बोझ जो है तृतीय स्टेट्स के ऊपर था। इसलिए फ्रांस की क्रांति को जन्म देने में तृतीय स्टेट का ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो लुई 16वां फ्रांस का सम्राट बना। फ्रांस का राजकोष खाली था। जब फ्रांस का राजकोष खाली था तो लुई 16वां ने फ्रांस में कर बढ़ाने का निर्णय किया। ध्यान रखिएगा, बार बार ये कहा जाता है कर बढ़ाने का निर्णय किया। और जब ये कर बढ़ाने का निर्णय किया तो कर जो लगाया जाता वो तृतीय स्टेट के ऊपर ही लगाया जाता। इसलिए तृतीय स्टेट ने इसका विरोध किया और तृतीय स्टेट ने जब इसका विरोध किया तो फ्रांस की क्रांति का जन्म हुआ, जिसको हमने पिछले वीडियो में देखा है। अब इस प्रकार से 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है और 1779 में फ्रांस की क्रांति होती है। इस फ्रांस की क्रांति की शुरुआत जो है 14 जुलाई 1789 को वास्तिल के पतन के साथ होती है। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, पतन के साथ होती है। और जब बास्तिल का पतन होता है तो लुई 16वें पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे फ्रांस की क्रांति के साथ और भी तथ्य जुड़ते जाते हैं, जिसको हम आगे अध्ययन करते रहेंगे और आगे चल के हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है, जो तृतीय स्टेट है वो एक नेशनल असेंबली बनाता है और नेशनल असेंबली
बनाकर वह ये निर्णय लेता है कि नेशनल असेंबली को उस समय तक भंग नहीं किया जाएगा जब तक सम्राट नेशनल असेंबली के संविधान को स्वीकार नहीं कर लेते हैं। अब आगे के समय में हम और इसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से कि असर पड़ता है। तो इस प्रकार से जो है 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के पतन के साथ ही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। वो धीरे धीरे जिस प्रकार की परिस्थितियां जन्म लेती हैं उसके बाद राजशाही का अंत हो जाता है, क्योंकि उस समय फ्रांस के अंदर सम्राट का शासन था और सम्राट ही अपने आप को सब कुछ समझता था और सम्राट की इच्छा पर ही राज्य निर्भर था। तो इस प्रकार से निरंकुश राजतंत्र का अंत होना फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम है। सामंतशाही का अंत, जैसे हमने ये पढ़ा है कि एक वर्ग कुलीन वर्ग, ये कुलीन वर्ग जो है ये सामंतशाही वर्ग था। कई बार कहा जाता है कि सामंतशाही क्या है, तो ये कुलीन वर्ग सामंतशाही वर्ग था और इसको बहुत से अधिकार प्राप्त थे। तो इस कुलीन वर्ग का जो है इस 1789 की क्रांति के साथ ही अंत हो जाता है। ये दूसरा इसका परिणाम है। तीसरा परिणाम देखते हैं, मध्यम वर्गीय जनता की प्रतिष्ठा में वृद्धि। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रथम स्टेट्स, इस प्रथम स्टेट्स के अंदर पादरी वर्ग शामिल था और द्वितीय स्टेट्स के अंदर कुलीन वर्ग शामिल था और जो तृतीय स्टेट था इस तृतीय स्टेट्स में कुछ अमीर और गरीब वर्ग शामिल थे। लेकिन तृतीय स्टेट्स के जो लोग थे वो शिक्षित थे और इसमें व्यापारी, वकील सहित अन्य महत्वपूर्ण पदों पर काम करने वाले लोग शामिल थे। फ्रांस की क्रांति को ही इन्होंने जन्म दिया था। तो ये जो मध्यम वर्ग था, फ्रांस में राजतंत्र के अंत के साथ ही इस मध्यम वर्ग की जो थी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। इसके पूर्व हमने ये पाया था कि जो दो ऊपर के दोनों वर्ग थे, प्रथम स्टेट यानी पादरी वर्ग और द्वितीय स्टेट यानी कुलीन वर्ग, ये सर्वाधिकार वर्ग था और इस तृतीय स्टेट के ऊपर ही कर का सारा भार था। लेकिन जब क्रांति होती है तो क्रांति के बाद जो है ये जो तृतीय स्टेट है इसके मध्यम वर्ग की प्रतिष्ठा बढ़ती है। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला बिंदु देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम क्या निकला। तो फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण परिणाम है सामाजिक समानता। फ्रांस की क्रांति ने संसार को ये संदेश दिया कि मनुष्य जन्म के साथ ही समान अधिकार रखता है, इसलिए उसको समान अधिकार दिए जाने चाहिए। तो इसलिए फ्रांस की क्रांति का यहाँ महत्व बढ़ जाता है। सामाजिक समानता फ्रांस की क्रांति के महत्व को परिलक्षित करता है। आगे हम बढ़ते हैं, राष्ट्रीयता की भावना का विकास। फ्रांस में राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है और जब फ्रांस में राष्ट्रीयता का भावना का विकास होता है तो इसका प्रभाव पूरे यूरोप पे पड़ता है। यूरोप जो उस समय छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, वहाँ पर राष्ट्र निर्मित नहीं थे। अलग अलग भागों में राष्ट्र की कल्पना को लेके और राष्ट्र के निर्माण के लिए मांग उठने लग गई और इसके साथ ही यूरोप के कई राष्ट्रों का उदय हुआ। तो फ्रांस की क्रांति का यह एक व्यापक असर है। आगे देखते हैं, गणतंत्र की स्थापना। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना होती है। हमने पहले देख लिया कि निरंकुश राजतंत्र का अंत जो है इसके साथ ही हो जाता है। आगे हम पाते हैं
कि 1793 में जो फ्रांस का सम्राट है लुई 16वां, उस पर देशद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दे दी जाती है। और साथ ही जो उसकी पत्नी जो फ्रांस की रानी थी एंतोइनेट, उसे भी फांसी की सजा दे दी जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसे, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो गणतंत्र की स्थापना, तो फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो जाती है। गणतंत्र की स्थापना के बाद जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है और फिर लुई 16वां और उसकी पत्नी एंतोइनेट को जो है फांसी की सजा दे दी जाती है। तो गणतंत्र की स्थापना जो है फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है। आगे देखते हैं यूरोप पर फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। यूरोप, जैसा कि मैंने बताया आपको, कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। सबकी अपनी अपनी बोलियां थी, भाषाएं थी, अपने अपने क्षेत्र निर्धारित थे, सांस्कृतिक पहचान नहीं थी। तो वहाँ पर जो है अलग अलग भागों में सांस्कृतिक पहचान को लेकर, राष्ट्र निर्माण को लेकर भावनाओं का उदय हुआ। ये फ्रांस की क्रांति का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। आगे देखते हैं हम विश्व पर फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव न केवल यूरोप पे पड़ा बल्कि एशिया, अफ्रीका साथ विश्व के अन्य महाद्वीपों पे असर पड़ा। वो सने सने दुनिया के भागों में फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा मिली और नए नए देशों का उदय हुआ। तो फ्रांस की क्रांति संसार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सिद्ध हुई। आगे फ्रांस की क्रांति के परिणाम के बाद हम देखेंगे कि फ्रांस में किस तरह की व्यवस्था बनी। एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर और समझ लेते हैं कि 1793 से 1794 का जो समय रहा फ्रांस में, इसे आतंक का राज कहा गया। यानी फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हो गई और फ्रांस में मध्यम वर्ग का शासन भी स्थापित हो गया, लेकिन फ्रांस में परिस्थितियां निरंतर जन्म ले रही थी। इसके बाद डायरेक्टर्स का शासन स्थापित होता है और फिर नेपोलियन का उदय होता है। तो अगले वीडियो में हम नेपोलियन का उदय किस प्रकार से होता है और नेपोलियन किस प्रकार से यूरोप को प्रभावित करता है और किस प्रकार से फ्रांस की प्रतिष्ठा पूरे यूरोप में बढ़ती है, इसका अध्ययन करेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स।